छात्रों, आज हम जूझ कहानी के सार के पश्चात हम उसके प्रश्नों का उत्तर जो है पढ़ेंगे। और लेखक हैं इसके आनंद यादव और कक्षा 12 की पुस्तक वितान से लिया गया है। तो प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। पूरा केंद्र बिंदु जो है इस कहानी का जूझ शीर्षक पर ही आधारित है। तो सार में भी आपने पढ़ा है कि तो किसी भी कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पूरी कहानी का केंद्र बिंदु हो तथा कहानी जिसके चारों ओर घूमती हो तथा पाठकों तक यानी पढ़ने वालों तक अपने उद्देश्य को बताने में सफल हो। और यह कहानी सफल भी हुई। जूझ इसी तरह का शीर्षक है। इसके इर्द गिर्द सारी कहानी है। वह पूरी लगन, मेहनत, विपरीत स्थितियों को मात देने में पात्र यहाँ पर पूरी तरह से सक्षम दिखाई देते हैं। इस पाठ का शीर्षक जूझ पूरे अध्याय में व्याप्त है। जूझ का अर्थ संघर्ष से है। कथा का नायक जो है वो आनंद पाठशाला जाने के लिए संघर्ष करता है। इसके अतिरिक्त आनंद की माँ भी अपने स्तर पर संघर्ष करती दिखाई देती है। लेखक के संघर्ष में उसकी माँ, देसाई सरकार, गणित के अध्यापक उसका सहयोग करते हैं। अतः यह शीर्षक देखिए उपयुक्त है। इस कहानी के कथा नायक के अंदर संघर्ष करने की प्रवृत्ति है, आदत है। उसके पिता उसको पाठशाला जाने से यानी विद्यालय जाने से मना करते हैं। इसके बावजूद वह माँ को अपने पक्ष में कर लेता है। तो पढ़ाई के प्रति जो रुझान है, उसका रुचि है और किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना और अपनी बात को रखने में वो पूरी तरह से सक्षम है। तो वह सरकार के समक्ष भी देखिए अपना पक्ष रखता है। अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों का वह उत्तर भी देते हैं। आगे बढ़ने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों से वो जूझता है। पाठशाला में नए माहौल में ढलने, कविता रचने आदि के लिए संघर्षरत है, प्रयासरत है। इस प्रकार कहानी का शीर्षक केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है, उजागर होता है। प्रश्न नंबर 2 है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहली चीज है व्यक्ति का आत्मविश्वास। अगर उसको आत्मविश्वास नहीं है तो कार्य नहीं कर पाता है। लेखक ने आपके सामने बहुत कुछ प्रस्तुत कर दिया है। और लेखक के विद्यालय में मराठी भाषा के अध्यापक सौदेलकर गेकर कविता करने में अत्यंत ही निपुण थे। कक्षा में सस्वर वाचन करते, स्वयं यानी वाचन करना अच्छे स्वरों में, सस्वर वाचन। कविता पाठ करते थे। वे छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का छात्रों को भी ज्ञान कराते थे कि कैसे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते हैं कविता में। वह एक अच्छे कवि थे तथा अन्य कवियों के बारे में भी अच्छी जानकारी छात्रों को देते थे। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर के मालती लता, फूल का नाम है मालती, तो मालती लता पर ही कविता रचित कर दी। यानी जो छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने हैं, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्हें देख रहे हैं और उसमें भी सौंदर्य की अनुभूति आप कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में सोचते हैं और रचनाएं करते हैं। इसीलिए उन्होंने मालती पर रचना कर दी। इस तरह की कई आपको रचनाएं महादेव वर्मा की भी दिखाई देंगी, जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के पेड़ों, वृक्षों और जो जानवर उन्होंने पाल रखे थे, उन्होंने भी बहुत सारी लिखी हैं। तब उसे लगा कि वह अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकता है और आत्मविश्वास पैदा हुआ और स्वयं कविता रचना शुरू कर दिया। उनके अध्यापक लेखक की तुकबंदी का संशोधन करते, जब वो लिख करके लेकर जाते हैं, कविता के लिए छंद, अलंकार आदि के बारे में बताते। इन सब कारणों से लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि जागृत हो गई। प्रश्न नंबर 3 है, श्री सौदेलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें यानी बताएं आप जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो कौन सी चीजें हैं? जब तक पढ़ाते थे तो स्वयं भी कविता में डूब जाते थे। उस कविता के सुर, ताल, गीत में खुद भी रम जाते थे। दूसरों को भी कविता में इतना लीन कर देते थे कि लोग उनके काव्य का आनंद उठाते थे। अपने पास कई कवियों के काव्य संग्रह रखते थे और आप देख रहे हैं अध्यापन कार्य में रुचि लेते थे। जाने माने कवियों से मुलाकात करने, उनके संस्मरण को बच्चों को सुनाते थे। बच्चे आनंदित होते थे, अनुभूति होती थी। कविता को छंदों तथा अभिनय के माध्यम से बच्चों को समझाते थे। इसीलिए लेखक को बच्चे आनंदा नाम से भी पुकारते थे। आनंद उनसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त करता था अपने अध्यापक से, तथा उनके प्रेम की इच्छाओं में उसने कविता पाठ में रुचि लेना शुरू कर दिया था।
प्रश्न नंबर 4 है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? कैसे उसने अपने आप को, जब अकेला था तो कैसा महसूस करता था, और बाद में वो जो है उसकी रुचि किस तरह से बदल गई है, तनाव से कैसे वो दूर हो गया है। तो कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को अपने ढोर, यानी जो जानवर है उसे ढोर शब्द कहते हैं, चलाते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन महसूस होता था कि मैं ये कार्य कैसे कर रहा हूँ। परंतु जैसे जैसे वह कविता में रमने लगा है, लगाव उत्पन्न हो गया है, वह इस ऊब से, अकेलेपन से भी उबर गया है। ऊंची आवाज में कविता पाठ भी करने लगा, नाचने लगा, अकेलेपन में भी उसे आनंद की अनुभूति होने लगी, और वह अपने कार्यों को, जो छोटे मोटे उसके कार्य थे, जैसे जानवरों को पानी पिलाना और गाय भैंस चराना इत्यादि, वो भी बहुत ही आनंद के साथ करने लगा, वो ऊब नहीं रहा था। प्रश्न नंबर 5 है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। यानी किसका विचारधारा से को आपको समझ लेना चाहिए कि कौन सी बातें हमारे जीवन में सही हैं, कौन सा व्यक्ति सही है, किसका तर्क सही है, तो उसके बारे में आप तब तर्क सहित उत्तर देते हैं। पढ़ाई लिखाई या शिक्षा के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का विचार सही है। आप देखेंगे लेखक का दृष्टिकोण पढ़ाई लिखाई के प्रति सही था। उसे ज्ञात था कि खेती से गुजारा नहीं होने वाला है, पढ़ने से उसे कोई ना कोई नौकरी अवश्य मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, गरीबी दूर होगी, नौकरी लग जाएगी, कुछ पैसे उसके हाथ में भी आ जाएंगे। दत्ताजी राव का रवैया भी सही है। उन्होंने लेखक के पिता को धमकाया तथा लेखक को पाठशाला भिजवाया, यहाँ तक कि खुद खर्च उठाने के लिए लेखक के पिता को धमकी भी दी। इसके विपरीत लेखक के पिता का व्यवहार एकदम अनुचित था। वह यह सोचते थे कि, और बोलते थे कि मुझे मालूम है कि तू बैरिस्टर नहीं बन पाएगा, लेकिन पढ़ने लिखने का जो आप देखते हैं कि चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बच्चे को खेती में झोंकना चाहते थे कि काम करेगा, ये सर्वथा अनुचित है। इसे आप बताएंगे। प्रश्न नंबर जो है 6, प्रश्न नंबर 6, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाएं। तो आप वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि फिर कहीं ना कहीं उसको खेती का काम करना पड़ता। तो उत्तर क्या है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक उसकी मां को सहारा लेना पड़ा। यदि वे उनसे सहारा न लेते तो लेखक के पिता खेतों में उससे काम करवाते रहते और वह विद्यालय में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता, खेती करने में गुजर जाता उसका समय, वह एक शिक्षित नागरिक नहीं बन पाता। झूठ के बिना कहानी प्रेरणादायक तथा अधूरी रहती है। आप देख रहे हैं थोड़ा सा झूठ भी दिखा दिया गया। कभी कभी झूठ किसी की जिंदगी को बदलने में सही साबित होता है। तर्क सहित देखिए आपको बताया गया है कि अगर किसी की जिंदगी बचती है, अगर कहीं कुछ कुछ ऐसे अच्छे परिणाम निकलते हैं तो थोड़ा बहुत जो झूठ बोलते हैं किसी की जिंदगी के लिए सहारा बनता है और उसका विकास हो जाता है। अतः यह झूठ मनुष्य व समाज का विकास करने में सक्षम साबित होता दिखाई देता है। योग्य नागरिक उनको बनाया, एक लेखक बन करके वे उभर के आए, हिंदी साहित्य को उन्होंने बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। तो तर्क सहित और घटनाक्रम के आधार पर आपको उत्तर देने होते हैं। इस प्रकार से आपने 6 प्रश्नों का अभ्यास किया और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।